हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। देखो, ये इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम टॉक शो चला रहे हैं। टॉक शो विद कॉन्स्टिट्यूशन का है। पॉलिटी से लेके हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं, दिस टॉक शो, सॉरी। ठीक है गाइस, और इसमें पॉलिटी प्लस PIB, यानी कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, और प्लस PIB है आपका। और जितनी भी न्यूज़ हैं जो रिसेंटली इंसिडेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं या जो भी चीज़ें रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं लास्ट 1 ईयर में, वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। यानी उन्हीं टॉपिक्स को हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही एक टॉपिक है कि इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इशूज़ हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बेसिक स्ट्रक्चर्स न्यूज़ में क्यों है? देखो, आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा दोस्तों, जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, 1973 का केशवानंद भारती केस। उसमें हुआ क्या, जो केशवानंद भारती लैंडमार्क जजमेंट आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, उनकी डेथ हो गई है। वो क्या हुआ है कि ही हैड पास्ड अवे एट दैट टाइम। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में है। अब है क्या, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1963। कौन सा? केरला लैंड रिफॉर्म आया था 1963 में, आया था ये एक्ट। उसमें हुआ क्या कि इन्होंने वायलेशन किया फंडामेंटल राइट्स का। यानी कि इस एक्ट में बताया कि भैया फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है केरला लैंड गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 में। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का इन्होंने वायलेट किया? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31। नहीं, 25, 26 और 31 क्या था? आर्टिकल का क्या किया गया? वायलेशन किया गया। उस समय तक, जब 1963 तक, आर्टिकल 31 इज़ रिलेटेड टू क्या था? इट्स ए कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट ये 44th 1970 में एक्ट का, यानी कि 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, और आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, और इसको आर्टिकल 300A में जगह दे दी दोस्तों। कहाँ दे दी? 300A में, सॉरी 300A में इसको जगह दे दी। अब देखो, मैं आर्टिकल 25 बताता हूँ। तो 25 जो है, इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप अपने फ्रीडम ऑफ कंसाइंस से कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। ठीक है। एंड आर्टिकल 26 क्या है दोस्तों? इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। यानी आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट इज़ ऑल अबाउट दीज आर्टिकल्स। तो केशवानंद भारती जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट की आउटलाइन थी इसमें कि इन्होंने 1973 के केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया? एक प्रोग्राम तैयार किया। इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम तैयार किया कि भैया इट इज़ आउटलाइंड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस था क्या? मैंने बताया कि केरला में जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया 1963 का, इसकी वजह से ये केशवानंद भारती केस किस में आया? लाइमलाइट में आया दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात है, अब तक की सबसे बड़ी बेंच से ये केस सुना, यानी कि 13 जजेस की बेंच ने, इट इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म इन द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड बाय दैट केस। 13 जजों की बेंच ने ये केस सुना दोस्तों। कितने? 13 जजों की बेंच थी जो इस केस को, यानी कि 13 जजों की बेंच ने इस केस को सुना दोस्तों। ठीक है। अब देखो रीज़न क्या है। अब मैं इसको थोड़ा एवोल्यूशन बता देता हूँ आपको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन समझो क्या है। एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, ये समझो पूरा। देखो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इससे आप समझ सकें। देखो, इवोल्यूशन क्या था? 1961 की बात है। 1961 में शंकरी प्रसाद केस आया, यानी कि शंकरी प्रसाद जो केस है वो 1961 का है दोस्तों। किसका है? 1961 का। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है, इट कैन अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ किसका? कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यानी कि ये पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, इवन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, क्या कर सकती है? अमेंडेड कर सकती है। ऐसा 1961 के शंकरी प्रसाद केस में दोस्तों कहा गया। आफ्टर दैट, आफ्टर 4 years,
1965 में एक केस और आया, सज्जन सिंह केस। क्या है 1965? आप केस और उनकी डेट याद रखना, क्योंकि मैचिंग के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो 1965 में कौन सा केस आया दोस्तों? सज्जन सिंह केस आया। इसमें भी सेम एवोल्यूशन बताया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो सज्जन सिंह केस ने भी क्या कहा दोस्तों? सज्जन सिंह केस ने भी यही इंटरप्रिटेशन दिया जो कि शंकरी प्रसाद केस में था। उसके बाद दोस्तों 1967 में हम पहुंचे, फिर आया गोलकनाथ केस। क्या आया? गोलकनाथ केस। अभी जो मैं केशवानंद भारती केस की बात कर रहा हूं, तो केशवानंद भारती केस ने गोलकनाथ केस वो कब आया था? इट इज़ फ्रॉम 1967 के इंटरप्रिटेशन को बदल दिया। ठीक है, किसने? केशवानंद भारती केस ने गोलकनाथ केस के जो इंटरप्रिटेशन आया उसके इंटरप्रिटेशन को केशवानंद भारती केस ने 1973 में चेंज कर दिया। अब पहले ये समझो गोलकनाथ केस का इंटरप्रिटेशन था क्या। अब गोलकनाथ केस ने 1967 में दोस्तों ये कहा कि भैया आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, यानी आर्टिकल 368 जो है क्या कन्फर नहीं कर सकता पावर टू पार्लियामेंट को। उसने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, यानी गोलकनाथ केस ने वो टोटली डिनाई कर दिया कि आप भैया फंडामेंटल राइट्स को अमेंडेड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ऐसा कौन ने कहा दोस्तों? गोलकनाथ केस इन 1967 ने। आप समझ के जाइए दोस्तों, आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, और एटलीस्ट आपको ज्ञान तो मिल ही रहा है यार, ये सोचो। अब देखो आगे बढ़ो। 1967 के बाद दोस्तों केस आया 1971 में। 1971 में एक केस आया जिसको बोला गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि 1971 में क्या हुआ? 2 अमेंडमेंट आए, एक 24वां और एक 25वां। अब 24वां जो अमेंडमेंट आया दोस्तों, उसने क्या कहा? 24वां अमेंडमेंट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट लॉ, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जो 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है वो लॉ नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? लॉ नहीं है। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, वो क्या कह रहा है? इसलिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है। अब देखो 25वां जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या क्या? सेक्शन 2 आया इसका, सेक्शन 3 आया, एक सेक्शन पहले आ चुका था। अब 25वां में 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया कि सेक्शन 2 में ये कहा गया कि इट कैन बी कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विद द ड्यू कंपनसेशन। ठीक है दोस्तों, वो कर्टेल कर सकती है, यानी कम कर सकती है राइट टू प्रॉपर्टी को कंपनसेशन के साथ। उसके बाद सेक्शन 3 में प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने डीपीएसपी का जो प्रेसिडेंस है उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ओवरराइड कर दिया दोस्तों। उन्होंने फिर बताया कि इट कैन टुक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने कहा कि इट कैन टुक अवे, यानी कि ये दूर ले जा सकता है, यानी कि ये अलग है किससे? जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C के। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। आफ्टर दैट 1972 के बाद केस आया 1973 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज केशवानंद भारती केस। एंड इस समय भी करंट में वही सिनेरियो चल रहा है। तो केशवानंद भारती केस क्या था दोस्तों? इन्होंने कहा कि लाइन ऑफ थॉट इट इज़ मेंटेन एंड इट हैव स्ट्रेंथ इन द सब्सिक्वेंट जजमेंट्स लाइक। इन्होंने क्या कि भैया लाइन ऑफ थॉट्स को कंटिन्यू रखा और सारी चीज़ें केशवानंद भारती केस की मैंने आपको बताई हैं। सेम केस आया दोस्तों, मिनर्वा मिल केस आया 1980 में। आफ्टर दैट SR बॉम्बई केस आया 1994 में, 1994। ठीक है भाई। IR सोलो केस आया दोस्तों 2007 में। ठीक है, IR सोलो केस आया 2007 एंड 2007 में दोस्तों। अब देखो आर्टिकल 39B और C में समझाता हूँ। आर्टिकल 39B कहता है द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to
सब सर्वे द कॉमन गुड, दैट इज आर्टिकल 39B दोस्तों। उसके बाद केस आया आर्टिकल आया 39C। इट सेज दैट द स्टेट शैल डायरेक्ट इज पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम it does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, that is क्या आर्टिकल 39C दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, मैं सारी चीज़ें आप तक अच्छे से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, 1961 से शुरू होकर 1973 तक कैसे पहुंचा दोस्तों। ठीक है, आई.आर. सलोकोस आया 2007 में, आई.आर. सलोकोस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु था। ठीक है, ये सारे केस हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब समझो आगे था क्या। अब इंटरप्रिटेशन जब बदला गोलकनाथ केस में 1967 में, किसमें 1967 में जब इंटरप्रिटेशन बदल दिया। ठीक है, उसके बाद ये आया आर्टिकल 368, इट हैव द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन and it have the validity of the 24th Constitutional Amendment Act Section 2 and 3 and the 24th यानी कि 25वां Constitutional Amendment Act and 29वां यानी कि 29th Constitutional Amendment Act। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 368 को दोस्तों। उसके बाद अब आउटकम्स क्या है केशवानंद भारती केस के, मैं बताता हूँ। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे। अब आउटकम्स निकल के आए दोस्तों, आउटकम्स क्या निकल के आया, इसका आउटपुट क्या निकल के आया कि भैया इन्होंने अपहेल्ड करा इसकी 24th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को, यानी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। बट एक कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी कि अमेंडमेंट शुड नॉट ऑल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट केम टू बी नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये 24th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। उसके बाद करेक्टेड किया गया जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ केस को। तो भैया आर्टिकल 368 कंटेन बोथ द पावर एंड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग दैट पावर लेजिस पावर वाले वगैरह वगैरह मैंने पहले ही बताया। अब कुछ और जजमेंट आए, अदर जजमेंट लाइक 25th और 29th। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द these amendments यानी कि 25th and 29th except for the parts that curtail its power of judicial review। ठीक है, and it is also asserted that the preamble is part of the constitution and it hence amendable। यानी कि preamble भी क्या है दोस्तों, amendable है, जो अब तक एक बार amended हो चुकी है। preamble हमारा एक बार amend किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, preamble को एक बार amendment किया जा चुका है दोस्तों। सॉरी, इसमें 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में आया। इसमें 3 वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को उसमें रखा था, उसमें इंक्लूड किया था दोस्तों। ठीक है, 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट था, ठीक है, और सॉरी, ठीक है दोस्तों, SSI मतलब सोशलिस्ट, सिक्योर मतलब सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को किसमें 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। और ये जो प्रीएम्बल था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को एडॉप्ट किया था किसने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, बाद में चलकर जो क्या बना, प्रीएम्बल बना दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सारा इंटरप्रिटेशन आप समझ गए होंगे। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट बेसिक स्ट्रक्चर, वेरियस एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे राइट डाउन है, आप देख सकते हो ये क्या है। देखो, दैट बेसिक स्ट्रक्चर आर स्टेटेड बिलो। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो है, इसको पार्लियामेंट भी क्या है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती दोस्तों, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस 1973। देखो, पहला है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। Essential feature of the individual freedom secured to the citizen, mandate to build a welfare state, supremacy of the constitution, republican and democratic form of government, secular and federal character of the constitution, separation of power between the legislature, executive and the judiciary। So that is क्या है,
पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये किस में बताया गया है, एक बताइए कौन सा केस है जिसमें फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी की हार्मनी को बताया गया है, बताइए पॉज करके। देखो ये केस है दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का। 1980 में ये केस आया 1980 में, जिसमें ये बताया गया कि हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। नेक्स्ट दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, independent judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principle or essence underlying the fundamental rights, and power of the Supreme Court under Article 32, 136 and 141 and 142, and the power of High Court under Article 226 and 227। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो आर्टिकल 32 में बता देता हूँ, इट इज़ द रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है, आर्टिकल 32 में जो रिट्स वगैरह हैं, आप किसी भी इन्फोर्समेंट के लिए, किसी भी राइट के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और यहाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 दोस्तों। एंड आर्टिकल 136 बताऊँ ये क्या है। अब देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है दोस्तों, क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। रीज़न क्या है इम्पीचमेंट, बेसिक डिस्टिंक्शन इंडिया एंड यूएसए। मैं ग्राफ में समझा देता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे, बहुत टफ नहीं है। देखो इसका ग्राउंड क्या है, इट इज़ वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61। आप अगर अंडर आर्टिकल 61 को, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडेशन को वॉलेट करते हो, दैट इज इन इम्पीचमेंट। और यूएसए में क्या होगा, यूएसए में इसका जो ग्राउंड है बेस्ड है वह ट्रीजन, ब्राइबरी और एनी अदर हाई क्राइम्स, तब आप पर क्या होगा, इम्पीचमेंट का चार्ज लगेगा। इनिशिएट कौन करेगा इसको, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इंडिया में चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा इसको इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। और यूएसए में ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो लोअर हाउस है वही क्या करेगा, वहाँ पर इनिशिएट करेगा दोस्तों। इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेज फर्स्ट सेकेंड। स्टेज फर्स्ट में क्या है इंडिया में, यानी कि 1/4 मेंबर ऑफ टू साइन चार्जेस, यानी कि चार्ज अगर इनिशिएट करना है तो पार्लियामेंट के 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा, और उन्हें 40 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ये 1/4 मेंबर होना चाहिए किसी भी, किसके, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा की, एंड 40 डेज नोटिस देंगे उस प्रेसिडेंट को। आफ्टर दैट इट इज़ 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से क्या होगा, ये अप्रूव्ड हो जाएगा। और वहीं यूएसए में इट इज़ पास विद सिंपल मेजोरिटी टू स्टार्ट ट्रायल, तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी से ये ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों यूएसए में सॉरी। सेकेंड स्टेज क्या है इसकी दोस्तों, सेकेंड स्टेज में होगा कि ये सेकेंड हाउस में जाएगा एंड इट एक्ट एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। तो ये एक्ट होगा, जैसे वहाँ लोकसभा से पास हो गया और लोकसभा से ये दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा में गया इंडिया में, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा। एंड एक कमेटी बनाएगा कुछ जज वगैरह को मिलाकर वहाँ पर, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो चार्ज इनकैपेसिटी या फिर इन्फ्रिंजमेंट का पाया जाता है तो क्या होगा, इट इज़ पास विद सेम मेजोरिटी, तो वो सेम मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। सेकंड क्या होगा यूएसए में कि ये सीनेट में जाएगा, यानी कि अपर हाउस एक्ट्स लाइक ए कोर्ट, यानी कि इस पर इंक्वायरी बिठाएगा और ये वही सेम पास कर दिया जाएगा 2/3 ऑफ सीनेट वोट से, पास विद 2/3 ऑफ सीनेट वोट। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लागू हो जाएगी दोस्तों, और प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। अब देखो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ये समझो क्या है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो न्यूज़ में क्यों था दोस्तों कि अभी रेमिशन किया गया है, रेमिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ एजी पेरारीवेलन को, जो कन्विक्ट था राजीव गांधी के असैसिनेशन केस के लिए। कौन था, एजी, लिख देता हूँ दोस्तों, एजी पेरारीवेलन को रेमिशन मिला है। क्या मिला है, रेमिशन दिया गया है। रेमिशन आप समझ सकते हैं क्या होता है,
ये एजी प्राइवेट को दिया गया है दोस्तों। तो रेमिशन होता है दोस्तों कि इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। मतलब ये जो आपको सज़ा मिली है उसके करेक्टर को बिना बदले उसके टाइम पीरियड को कम कर देता है रेमिशन। यानी आपको सज़ा मिली मान लो 10 साल की, तो आप सज़ा 10 साल की मिली है और जो भी मिली है, बट इट रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। यानी कि ये 10 साल से 7 साल कर सकते हैं, बट उसके करेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे, उनको जो सज़ा दी गई है जिस करेक्टर की है वो तो होगी, बट ये क्या करेंगे, पीरियड ऑफ यानी उसका टाइम जो है उसको कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट रेमिशन। ये एजी पेरारी वलन है जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में इन्वॉल्व थे, इसलिए ये बात बोली है दोस्तों। अब समझो रीजन क्या है, पार्डनिंग पावर समझो राष्ट्रपति और गवर्नर की। ठीक है, देखो आर्टिकल 72 में एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो पार्डन कर सकते हैं। इट ग्रांट टू पार्डन पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस। ठीक है, यानी आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है किस किस केस में, यानी कि पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ। अगर उसने यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई भी क्राइम किया, ऑफेंस किया है, या उसने कोर्ट मार्शल का केस है, या फिर सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ है, यानी इसको सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है, उस केस में आर्टिकल 72 में ये गिवन है कि प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है। सेम थिंग आर्टिकल 161 में है, सेम थिंग नहीं है दोस्तों, गवर्नर पार्डनिंग पावर नहीं यूज कर सकता। आर्टिकल 161 यानी गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ये क्या है, इट पजेज द पार्डनिंग पावर, बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। किस किस केस में, प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस, कौन सा, अगर वो कोर्ट मार्शल से इन्फ्लिक्टेड है, या गवर्नर कैन नॉट। कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर का कोई रोल नहीं है दोस्तों। वहीं प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट, यानी कि डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है जबकि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। अगर ए स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाई विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। ठीक है दोस्तों, आप समझो कि जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है इंक्लूडिंग द फॉलोइंग सेक्शंस लाइक पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव। तो देखो जो पार्डन है इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। इसका मतलब है कि आपको जो सज़ा मिली है, आप जिसमें कन्विक्ट हुए हैं, जिस सज़ा में, यानी आपको 10 साल की सज़ा मिली है आपको, या लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, या डेथ ऑफ सेंटेंस मिला है, अगर आप हैं तो क्या होगा, इसमें ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। यानी कि सेंटेंस जो जी आपको सजा है और कन्विक्शन दोनों ही कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। बट एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, दैट्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वहीं कम्यूटेशन में क्या होगा, कम्यूटेशन जो है इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम ए लाइटर फॉर्म। कम्यूटेशन में दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूट की सज़ा दी जाएगी, सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा उसका। मान लो कोई भी कम्यूटेशन में है कि मान लो आपको सज़ा दी गई सजाए मौत, उसको हल्का करके आजीवन कारावास में चेंज कर दिया जाएगा, मतलब उसका आपको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अभी रेमिशन की बात करें, जो मैंने अभी बताया था एजी पेरारी वलन को मिली है, अभी रेमिशन हुआ है, यानी कि ये इम्प्लाई होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस करेक्टर, मतलब उसके टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है विदाउट चेंज द करेक्टर को चेंज किए हुए। रेस्पाइट देखो क्या है, ये डिनोट करता है इट अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। यानी कि रेस्पाइट में कुछ स्पेशल फैक्ट की वजह से, लाइक कोई प्रेग्नेंट लेडी है, लाइक कोई किसी को हाई जो बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह है, ऐसा फिजिकल या डिसेबिलिटी है उसको, एंड इट कन्वेक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ ए वुमेन ऑफेंडर, किसी वुमेन ऑफेंडर के प्रेगनेंसी केस में या वगैरह वगैरह, तो उसके लिए जो ओरिजिनली सज़ा है, पनिशमेंट है, उसको ना देकर लेसर यानी कि कम पनिशमेंट वाली सज़ा दे दी जाएगी, दैट इज़ रेस्पाइट। ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। रिप्रीव में क्या है, इट इम्प्लाइज ए स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, ये स्टे करता है सेंटेंस ऑफ डेथ पर बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए, रिप्रीव कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, मतलब आपको प्रेसिडेंट के लिए कहीं भी आपको कोई एप्लीकेशन या इस तरह की डालिए तो कुछ टाइम के लिए स्टे हो सकता है, किस पर,
एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस किसमें, खासकर डेथ केस में, यानी कि खासकर किसमें, फांसी की सज़ा में दोस्तों, कुछ टाइम के लिए है ये रिप्रीव। अब देखो गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्रेव्स, रिस्पेक्ट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। गवर्नर भी कर सकता है, बट द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूटेड डेथ सेंटेंस। गवर्नर के पास पावर है कि किसी भी डेथ सेंटेंस को वो पार्डन नहीं कर सकता, बट वो सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है और कम्यूट कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ गवर्नर। आप कंपेरिजन समझो दोस्तों यूएसए और इंडिया के प्रेसिडेंट की पावर, पार्डनिंग पावर का। यूएसए में रिसेंटली देखा जाए दोस्तों क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट ने एक्सरसाइज किया था हिज पार्डनिंग पावर टू पार्डन हिज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए, एनएसए जो था, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस, इट इज़ रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स, अगर वो फेडरल क्राइम से रिलेटेड है, और ग्रांटेड विदाउट लिमिट एंड इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि प्रेसिडेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है। वहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, इट हैज़ एक्ट एंड द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट अंडर आर्टिकल 72, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कैबिनेट के क्या हैं दोस्तों, कैबिनेट के हाथ की कठपुतली हैं एक तरीके से एक, ठीक है। तो आर्टिकल 72 में उनकी एडवाइस के बिना ये वो पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पेक्ट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। सो दैट्स ऑल द पावर ऑफ बिटवीन इंडिया एंड यूएस प्रेसिडेंट, बट यूएस प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात हो रही है, ये है क्यों न्यूज़ में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन, कि भैया वो एग्जामिन करेंगे जो सब कैटेगरी है किसकी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, ओबीसीज की जो सब कैटेगरी उनको एग्जामिन करेंगे। न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, ये कमीशन था अभी रिसेंटली 2017 की बात है, रिसेंटली तो नहीं कह सकते, एक कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी, यानी कि जी रोहिणी जी ने, रिटायर्ड है ये जस्टिस हैं, वाज फॉर्म्ड इन 2017 में एक कमीशन हेड किया, और उन्होंने क्या, इट हैज़ बीन सेटअप अंडर आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 के अंदर ये सेटअप किया, दैट इट हैव द एम्पावर टू प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 340 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि भैया वो कमीशन बनाए, किसके लिए, टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, किसके लिए दोस्तों, टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट कर सके ऐसा कमीशन तैयार करें, ठीक है दोस्तों। अब देखो उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में देना चाहूँगा, रीजन क्या है, मंडल कमीशन की बात करता हूँ। 1990 में मंडल कमीशन आया, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भैया ओबीसीज़ को क्या है, इट वुड गेट 27% ऑफ रिजर्वेशन, कितना 27% रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसीज़ को जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट में, ठीक है, 27% रिजर्वेशन पीएसयूज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऐसा मंडल केस में ओबीसीज़ के लिए बोला गया दोस्तों। अंडर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 16(4) सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4 में, यानी कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में ऐसा बोला गया, दिस इज़ ऑन मंडल कमीशन। उसके बाद डिसीजन जो बेस था, मंडल कमीशन रिपोर्ट आई 1980 में, कब आई, 1980 में मंडल कमीशन रिपोर्ट आई। इसने कहा कि भैया इट वॉज सेटअप इन 1979 एंड चेयर्ड बाय द बीपी मंडल, ठीक है, एंड इट हैड द मंडल कमीशन टू आइडेंटिफाई द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो दोस्तों, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आफ्टर दैट रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी, क्या हुआ, रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी, ठीक है, ये जो रिजर्वेशन था इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कब, 1992। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 1992 में क्या हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया इसको, ठीक है।
उसके बाद एजुकेशन कोटा आया कब, 2006 में। एंड 2006 में दैट द एजुकेशन कोटा केम इनटू फोर्स इन 2006, कौन से अंडर, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में, ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में ये एजुकेशनल कोटा आया दोस्तों। इन्होंने इंश्योर किया कि द बेनिफिट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मेंडल कमीशन एट द परकोलेटेड डाउन टू द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़, यानी कि ये जो रिजर्वेशन है उसकी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन ये किन को मिलेंगी, दैट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं दोस्तों। कौन है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों, ठीक है। फिर उन्होंने एक क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक किया, किसका, इन द रूलिंग कॉल्ड द इंदिरा साहनी जजमेंट में, किसमें दोस्तों, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में इन्होंने क्या किया, क्रीमी लेयर का एक क्राइटेरिया 1992 के इंदिरा साहनी केस में क्या किया, इन्वोक किया। इन्होंने कहा कि भैया जिनकी जो हाउस होल्ड, जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, देन इट इज़ क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा है वो भैया क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि 2 कैटेगरी बना दी इन्होंने, क्रीमी लेयर और दूसरी नॉन क्रीमी लेयर। तो उन्होंने कहा कि जिनकी भैया इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो क्या करेंगे, इट बिलोंग्स टू द क्रीमी लेयर कैटेगरी एमंग ओबीसीज, ओबीसी के बीच में दोस्तों, एंड हेंस इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, यानी कि दोस्तों जो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएंगे और जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन कहाँ से आया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करें दोस्तों, समझो, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करें, यह आया था 1955 में, 1955 में ये आया। इन्होंने ड्रॉप किया कि भैया प्रपोज किया कि ओबीसी को बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में क्या कर दो, कैटेगराइज कर दो। बट मंडल कमीशन रिपोर्ट कब आई, 1979 में, और इसने डिसेंट किया, नोट भैया इनके मेंबर थे LR नायक, इन्होंने प्रपोज किया सब कैटेगराइजेशन एंड इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें अलग थ्योरी बताएगी, बट उससे पहले फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था 1955 में, जिसने ओबीसी को सब कैटेगराइज करने के लिए क्या किया, प्रपोज किया था। बट देखो दोस्तों 2015 की बात, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैड प्रपोज दैट ओबीसी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। 2015 में जो आपका NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 338 में आता है, ये बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया कि भैया हम ओबीसी को 3 कैटेगरी में बताएंगे। नंबर 1, समझो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए दोस्तों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इससे बोले ग्रुप ए की क्लास, दूसरी मोर बैकवर्ड क्लास, ग्रुप बी की क्लास, और बैकवर्ड क्लास यानी कि BC, ग्रुप सी की क्लास। 3 क्लास में इन्होंने इसको क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। पहली क्लास में क्या था कि जो फेस कर रहे हैं सोशल, एजुकेशन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस विद इन द ओबीसी, चाहे वो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, तो दैट इज़ इन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में। मोर बैकवर्ड में ये वोकेशनल ग्रुप हैं जो कैरी कर रहे हैं विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, या कुम्हार है तो कुम्हार का लड़का है, या जो भी है, बढ़ई है तो बढ़ई का बेटा है, तो ऐसे वोकेशनल ग्रुप कैरी कर रहे हैं तो वो मोर बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। और बैकवर्ड में ये दोज कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड है, जो थोड़े से ज़्यादा फॉरवर्ड हैं। देखो अगर NCBC की बात करें, उन्होंने कहा कि 11 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पाडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु, इट हैव सब कैटेगराइज ओबीसी फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट इन ओन्ड इंस्टीट्यूशन। ये 11 स्टेट है, इन्होंने क्या किया भैया, सब कैटेगराइज किया अपने व्याप पे, अपने इंस्टीट्यूशन में, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट ने, बिकॉज भैया पॉलिटिकल एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए। क्या पॉलिटिकल जो हार्मनी है, हार्मनी नहीं कह सकते, पॉलिटिकल जो एजेंडा है, जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने क्या सब कैटेगराइज कर रखा है ओबीसीज को बिहाफ ऑफ रिजर्वेशन। समझ रहे हैं आप? आई होप मैं आप तक अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखो समझो कंडीशन क्या है रिजर्वेशन की, ये देखो यहाँ
मैं लिखा भी है थोड़ा बहुत। इंदिरा साहनी केस की बात है, ये लेट डाउन मैंने वैसे बता दिया। तो रिजर्वेशन उनको सोशली और एजुकेशन जो बैकवर्ड क्लास हैं, और 50% कैप होगा वर्टिकल रिजर्वेशन का। 2 टाइप का रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोस्तों, ठीक है। वर्टिकल उनको मिलता है जो दे रहे हैं, हॉरिजेंटल उनको मिलता है जो क्या है, डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें हॉरिजेंटल कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें हॉरिजेंटल कैटेगरी में उन लोगों के लिए रखा जाता है। क्रीमी लेयर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द, ये होनी चाहिए बैकवर्ड क्लास से, एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। यहाँ पर क्या है कि कोई रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए प्रमोशन में, ठीक है दोस्तों। ये इंदिरा साहनी केस 1992 की बातें हैं, समझ रहे हैं। इंदिरा साहनी केस 1992 की ये सारा कंडीशंस हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओबीसी क्या है ये समझो। देखो ओबीसी है इज ए कलेक्टिव टर्म यूज बाय द गवर्नमेंट एंड इट क्लासीफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज, जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज में है, और ये वॉस्टली हेट्रोजेनियस ग्रुप है, एंड दे आर वेरियस जातीज और सब कास्ट विच वर सिग्निफिकेंटली इन द सोसाइटल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ओबीसी इंक्लूड लैंड ओनिंग कम्युनिटीज इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया alongside पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिविंग इन सबसिस्टेंस लेबर, ठीक है। ओबीसी की डेफिनेशन अब समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ओवरऑल हम यही पहुंचना चाहते थे जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक देखा जाए तो आर्टिकल 38 में एनसीबीसी के बारे में गिवन है दोस्तों। उनके एनसीबीसी क्या है, ओबीसी के जो ग्रीवांसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करता है। प्रेजेंट एनसीबीसी जो है अगर बात किया है वो क्या था, सेटअप अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 अंडर आर्टिकल 338B यानी कि 338B of the Constitution. It can only recommend inclusion and exclusion of castes from the OBC list in the level of income that cut off the creamy layer among these castes from the benefits of reservation. तो प्रेजेंट एनसीबीसी है वो क्या है दोस्तों, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, आप इंक्लूजन करो नहीं करो, एक्सक्लूजन करो कास्ट का नहीं करो, ये आपका ऊपर है, ठीक है। ये रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। ओबीसी लिस्ट से आपको करना है नहीं करना है, क्रीमी लेयर फाइंड करनी है नहीं करनी है। बट अब आया 123 यानी 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्या आया, 123वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, जिसे बोलते हैं 102 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 123वां बिल। इसने प्रोवाइड किया भैया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी। अब इसने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया भैया, एंड इट गिव द पावर अकॉर्डिंग टू द कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये अब क्या करेगा, पावर है इसके पास कि वो कमीशन बनाएगा इस सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस पे। और ये अब तक क्या था, अब तक जो था जो परफॉर्म कर रहा था बाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी द फंक्शन परफॉर्म बाई एनएससी इट विल गेट ट्रांसफर टू द न्यू पैनल। जो फंक्शन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कर रहा था अब तक ओबीसी के, अब वो ट्रांसफ़र करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब समझो जो आर्टिकल हैं ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन आर्टिकल 342A एंड आर्टिकल 366। देखो आर्टिकल 342A कहता है, ये रिलेट करता है सेंट्रल लिस्ट से कि भैया जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनसे, और 366 करता है इस द डेफिनेशन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। अंडर द एक्ट एनसीबीसी, इस एक्ट में एनसीबीसी के में दोस्तों क्या है ये समझो, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ। एनसीसी जो एनसीबीसी है कंप्राइज करेगा 5 मेंबर होंगे जो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट दोस्तों, और टेन्योर एंड कंडीशन जो होगा वो डिसाइडेड होगा प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों। इसके फंक्शन क्या होंगे, इन द केस ऑफ ग्रीवांसेस रिलेटेड टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रीवांसेस हैं, वायलेंस वगैरह है, तो पीपल विल बी एबल टू मूव द कमीशन। तो डायरेक्टली क्या है, पीपल एनसीबीसी नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस में जा सकते हैं। एक्ट है ये प्रपोज करेगा कमीशन पावर इंक्वायर करने के लिए, कंप्लेंट करेगा, बताएगा कि भैया कौन से राइट डिप्राइव हो रहे हैं, कौन से सेफ गार्ड डिप्राइव हो रहे हैं, एंड इससे पावर ऑफ सिविल कोड एंड इट ट्राइंग ए सूट एंड अलाउ टू समवन एनीवन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एंड रिसीव एविडेंस एंड एफिडेविट। इसके पास सिविल कोड की पावर होगी
जो किसी को भी सम्मन भेज सकता है और डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड हैं तो उन्हें मंगवा सकता है और उसको किसी भी एफिडेविट या एविडेंस के लिए क्या कर सकता है दोस्तों, रिसीव कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दोस्तों यार इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आई होप कि शायद ही कोई आपको बताएगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब करते रहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और इसी में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो समझो क्यों है ये क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रमन्ना जी हैं सॉरी, इन्होंने रिकमेंड किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, कौन सा 1963 का एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये क्या करेगा, इट कैन बी इंक्लूड मोर वर्नाकुलर लैंग्वेज इन गवर्नेंस एंड नॉट जस्ट कन्फाइन इट टू हिंदी एंड इंग्लिश। इसको और जो वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनको ऐड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। पहले समझो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 था क्या, ये पहली बात 1963 में इनेक्ट हुआ। प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेज विच में बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड पार्लियामेंट सेंट्रल स्टेट हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। तो देखा गया एज पर द एक्ट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पज लाइक रेजोल्यूशन रूल्स वगैरह में हिंदी और इंग्लिश ही यूज हो रहा था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आया रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या आया यह समझो, ये आया दोस्तों पार्ट 17 की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 डील करता ऑफिशियल लैंग्वेज पे, किसके ऑफिशियल लैंग्वेज के आर्टिकल 343 343 और आर्टिकल 351 351 के साथ। ठीक है दोस्तों, ये डील करता है। उसके बाद 8th शेड्यूल भी क्या कहता है, 8th शेड्यूल में समझो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज गिवन है, जिसमें से 14 इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय की हैं। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संताली को 92वां अमेंडमेंट एक्ट आया 2003, 92 अमेंडमेंट आ गया 2003 में, उसमें से बोडो, डोंगरी और मैथिली एंड संताली BDMS बोल सकते हो, इसको 2003 में ऐड कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल्स गिवन है, आर्टिकल 343 ये भी कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। उसके बाद आर्टिकल 343 ये भी कहता है सब क्लॉज 3 कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965। उसके बाद क्या किया जाएगा, एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ टू द इफेक्ट वगैरह वगैरह। आर्टिकल 348 है सेम, आर्टिकल 351 भी है सेम, इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी लिपि टू सो दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। दोस्तों ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं एंड मैं आप तक अपनी बात रख पा रहा हूँ। तो दीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों। ठीक है, अब समझो ये है क्या। अब ये कुछ रिलेशन हैं जो इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्या है, देखो ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। दोस्तों ये 1969 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, उसके बाद इसको 1969 में क्या सेटअप किया गया। ये कोऑर्डिनेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज की, यानी कि ये जो इंडियन लैंग्वेज है उनके साथ, और ये प्रोटेक्ट करेगा एंड डॉक्यूमेंट माइनर एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस को। इसका काम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का काम है। एंड प्रमोट करेगा ये लिंग्विस्टिक हार्मनी बाई टीचिंग 15 इंडियन लैंग्वेज टू नॉन नेटिव लर्नर्स। एडवाइस करेगा उन्हें, असिस्ट करेगा सेंट्रल के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। वहीं इसका काम है कि ये ऑर्गेनाइज करेगा ये नंबर ऑफ प्रोग्राम सच एज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, यानी कि उनकी इंडियन लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, रीजनल लैंग्वेज सेंटर के लिए और नेशनल टेस्टिंग सर्विस के लिए ये क्या करेगा, प्रोग्राम तैयार करेगा दोस्तों। कौन, CIIL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आर्टिकल 344 यानी कि 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भैया एक कमीशन होगा, इट शेल कंसिस्ट ए चेयरमैन और सच अदर मेंबर, कुछ और मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट लैंग्वेज जो स्पेसिफाई हैं 8th शेड्यूल में। किसमें, 8th शेड्यूल में। एंड एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट एंड द ऑर्डर शेल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन। ठीक है,
प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे और जो ऑर्डर हैं वो डिफाइन है, तो प्रोसीजर में गिवन है, उनको फॉलो किया जाएगा। ये ड्यूटी है कमीशन की कि वो रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के लिए भेजे। बताएं, जैसे द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन। द लैंग्वेज टू बी यूज for all or any of the purpose mentioned in Article 348 with the form of numerals to be used for any form or specified purpose of the union and any other matter referred to the commission by the president as regards the official language of the union and the language for communication between the union and our state, between the state and another state and their use। दोस्तों तो ये सारे क्या हैं प्रोविज़न क्या करेगा वो बताएगा। तो ये जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स। कितने? 30 मेंबर्स। होम 20 शैल बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो 20 होंगे वो मेंबर ऑफ लोअर हाउस से होंगे, यानी कि ये लोकसभा से। एंड 10 शैल बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, 10 होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा से। और ये ड्यूटी होगी कमेटी की एग्जामिन करे जो रिकमेंडेशन दिए हैं कमीशन की और उन्हें रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कमेटी बनाई जाएगी दोस्तों। इसमें 30 मेंबर होंगे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, आई होप आप ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और मैं अपनी बात आप तक समझा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा और ये लास्ट टॉपिक है इसका, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है जो काफ़ी ज़्यादा है। राइट टू प्रोटेस्ट समझो ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू मोबिलिटी में। एक उसके अगेंस्ट प्ले आई थी एक, उन्होंने क्या की अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ रोड इन शाहीन बाग में, जो ब्लॉक रोड किया गया था किसमें, इन दिल्ली ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA की बात है, जब शाहीन बाग में रोड ब्लॉक किया गया था, यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक वर्डिक्ट दिया। इन्होंने कहा कि भैया अनदर स्टांस क्या है इसका, सुप्रीम कोर्ट सेड फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू विद देयर एब्सोल्युटली परफेक्ट, यानी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भैया वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं, बट एट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट एज देयर डिसेंट अगेंस्ट द 3 कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चरल लॉ, बट दे डिड नॉट स्लिप इनटू वायलेंस। बट वो क्या है, वायलेंस स्लिप नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 19 में है क्या, 1A B C यानी 2 और 3 में क्या है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग, नॉट राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक नहीं है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन है और पिकेटिंग है। पिकेटिंग इसका मतलब धरना दे सकते हो आप, राइट टू स्ट्राइक नहीं है पहली बात। 1B में राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। दूसरा आर्टिकल 2 और 3 में पावर ऑफ स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट राइट। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर राइट टू प्रोटेस्ट। आर्टिकल 19(2) और 3 में कि भैया पावर है स्टेट को इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, दूसरा है दोस्तों हेट स्पीच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हेट स्पीच जो है इट रेप्यूडिएट राइट टू इक्वलिटी इन ए पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म। कि भैया ऑब्जर्व किया हेट स्पीच जो है इसका डिटैच करना चाहिए, रेप्यूडिएट मतलब परित्याग करना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी है इन ए पॉलिटी में, इट इज़ कमिटेड टू प्लूरलिज्म, यानी कि ये प्लूरलिज्म से पढ़ सकते हो यार, प्रोनाउंस कर लेना प्लूरलिज्म। ठीक है, अब ये क्या है, पॉलिटी कमिटेड है किसके प्रति, प्लूरलिज्म के प्रति। ठीक है, प्लूरलिज्म के प्रति। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच की। फ्री स्पीच इंक्लूड राइट टू कमेंट, फेवर और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये है फ्री स्पीच। हेट स्पीच क्या है, ये क्रिएट करता है और स्प्रेड करता है हेटर्ड अगेंस्ट ए टारगेटेड कम्युनिटी और ग्रुप, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच। हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, हेट स्पीच को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। सो हेट स्पीच जनरली इंसाइटमेंट और हेटर्ड प्राइमरली अगेंस्ट ए group of person dealt with the IPC section like 153A and Article 295A, that is related to IPC sections, Indian Penal Code sections. So that's all about hate speech and free speech.
So now guys keep watching and thank you for watching it. So it's all about that's all about it. यहाँ तक था, कंप्लीट किया हमने, सेकंड पार्ट है और हम ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो इस समय रिसेंटली न्यूज़ में है उनको कवर कर रहे हैं. सो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें गाइस. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.